हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक क्लास 10th का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि एक ह्यूमन आई होती क्या है, एक ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक ह्यूमन आई का डायग्राम है। सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट पूरी कवरिंग है, ठीक है, ये जो पूरा बॉल जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यूजुअली ये जो कॉर्निया है ये व्हाइट कलर का होता है और ज्यादा से ज्यादा जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो इस कॉर्निया में ही हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो एक लिड जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कवरिंग जैसी दिखाई दे रही है। ये यूजुअली डार्क कलर की होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है और इसके बीच में एक ओपनिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आंखों के चारों तरफ जो ब्लैक कलर का सर्कल आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। उस सर्कुलर पार्ट के बीच में एक होल होता है और उस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। मतलब अगर अपन आंख को देखें, ठीक है, तो इस पार्ट को छोड़ के ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को जिसको मैंने शेड किया इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइरिस। और इसके बीच में ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? लाइट को अंदर की तरफ जाने के लिए देता है। अब ये जो आइरिस है, ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये क्या करता है? ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाने वाली है। तो क्या होगा अगर ये प्यूपिल जो है, ठीक है, ये प्यूपिल अगर छोटा हो जाएगा तो ये जो बीच का होल है ये छोटा हो जाएगा। अगर ये होल छोटा हो जाएगा तो लाइट अंदर कम जाएगी और अगर ये होल बड़ा हो जाएगा तो लाइट ज्यादा अमाउंट में अंदर जाएगी। ठीक है, तो इस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल और आइरिस। प्यूपिल इसके बीच के होल को बोलते हैं और आइरिस, ये जो दोनों पार्ट्स आ रहे हैं इसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक, अब इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी मसल्स होती हैं जो इस एक जेली लाइक सब्सटेंस को यहाँ पर रोक करके रखी हुई होती है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। अब लाइट का ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया में हो चुका होता है, लेकिन लाइट में अपन जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो ताकि अलग अलग ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली फोकस किया जा सके, इसीलिए लाइट क्या करती है? इस जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये उसको इमेज को प्रॉपर्ली फोकस करने के काम आता है। अब होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और यहां पर एक स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन से लेंस की जो डिस्टेंस है ये है फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होनी है। ठीक है, जबकि हम अभी तक लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे? लेंस होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था और इमेज कहां बनेगी ये चेंज होते रहता था। अब की बार केस क्या है कि लेंस फिक्स्ड है और इमेज कहां बनना है ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज यही बनाना है, यहां ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज यही बनाना है और इन्फिनिटी पर अगर यहां पर है, ठीक है, तो भी इमेज यही बनाना है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सकता है, कभी ये क्या करेगा? इस लेंस को पतला कर देंगे, कभी इस लेंस को मोटा कर देंगे। तो इस हिसाब से ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ हम चेंज करते रहेंगे। और लेंस का फोकल लेंथ चेंज कैसे होगा? तो ये जो रस्सी रस्सी जैसी जो मसल्स बनेंगी, ठीक है, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इन मसल्स को हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। और इन सीलियरी मसल्स की मदद से ये जो बीच की लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, इसका जो फोकस है, जो फोकल लेंथ है, वो चेंज होते रहेगा। ठीक, अगर हम इसका डायामीटर देखें तो इसका डायामीटर पूरा 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है और इमेज हमेशा ये पीछे के पर्दे में बनेगी। ठीक है, इस पीछे के पर्दे को हम बोलते हैं रेटिना। ठीक, तो ये लेंस हो गई। इस लेंस की इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होनी है? रेटिना पे। वैसे यहाँ पर एक स्पॉट होता है जहां पर इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके पीछे से बहुत सारी नर्व्स जा रही होती हैं जो लाइट सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इन नर्व्स को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब यहां पर देखिए, ये जो कॉर्निया वाला पार्ट था और ये जो लेंस वाला पार्ट था, इसके बीच में यहां पर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और इस लेंस के बीच में और यहाँ पे जो रेटिना है इसके बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के एक एक पार्ट को समझा दिया, बट एक बार थ्योरेटिकली थोड़ा सा लिख करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ये कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि फ्रंट में थी,
ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड आउट थी, मतलब अगर ये आंख थी तो ये जो पोर्शन बल्ज्ड आउट था ये कॉर्निया था, और ज्यादा से ज्यादा लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो इस पार्ट में हो जाता है। आइरिस क्या था, ठीक, तो मैंने बताया कि ये जो आंख का ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट होता है इसको हम आइरिस बोलते हैं। तो जो डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, ये जो बीच वाला होल है ये क्या है, ये है प्यूपिल, ठीक है, बोलता है ये इस चीज को रेगुलेट करता है कि कितना लाइट अंदर जाने वाला है प्यूपिल से। कौन रेगुलेट करता है इस चीज को, आइरिस रेगुलेट करता है कि प्यूपिल का साइज कितना बड़ा होगा, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वो है क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, इट फाइन ट्यून्स एंड फोकसेस फॉर द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर रखा होगा, उन सभी को फोकस करके और रेटिना पे बनाना है इमेज। इस चीज का काम किसका है, क्रिस्टलाइन लेंस का है। रेटिना क्या है, जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो कि पीछे की तरफ पाई जाती है अल्टीमेटली जहां पर इमेज बन रहा है, मतलब यहां पर एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमेशा इमेज बनती है, इसको हम रेटिना बोलते हैं। और अगर मैं आई बॉल की डायमीटर की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हमको क्या समझना है दोस्तों कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर आप इन सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो कि आई का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या करता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई कैसे होती है। सबसे पहले लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर कहां से करेगी, सबसे पहले वो कॉर्निया को पास करेगी, ठीक है, फिर वहां पर रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे प्राइमरली रिफ्रैक्शन कहां होता है, कॉर्निया में, और उसके बाद जो बचा खुचा एडजस्टमेंट है वो कौन करता है, क्रिस्टलाइन लेंस करता है। अब अपन को ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिस्टलाइन लेंस है जो रिफ्रैक्शन कर रहा है, नहीं, ज्यादातर रिफ्रैक्शन कॉर्निया कर रहा है और उसमें फाइन एडजस्टमेंट्स करने का काम कौन कर रहा है, क्रिस्टलाइन लेंस कर रहा है, ठीक। ऑन द रेटिना अगर अपन देखेंगे, ठीक है, एन इन्वर्टेड एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट की किस तरह की इमेज बनती है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है कहां पर, रेटिना पर हमें तो ऑब्जेक्ट सीधे दिखाई देते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट सीधे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ब्रेन उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अब कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो चले जाती हैं ब्रेन के पास। अगर अपन सिग्नल पाथ की बात करें तो ये जो सिग्नल पाथ है ये सेंड किया जाता है वाया ऑप्टिकल नर्व, कहां, ब्रेन को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ब्रेन जो है अब फर्दर इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, जिसके कारण एक परसीव जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं और परसीव कर पाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक आई के डायग्राम को समझा, फिर हमने उस डायग्राम के अंदर जो अलग अलग आई के छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको समझा, और फिर हमने समझा कि आई जो है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें एक पूरा टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक। तो वापस से एक बार पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझाता हूं। पहले सबसे पहले समझो कि ये लेंस की कॉम्पोजिशन क्या है। तो लेंस जो है वो फाइब्रस मतलब धागे धागे जैसे मसल से बना होगा, और जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक। पावर ऑफ अकोमोडेशन समझने से पहले ये तो समझो यहां पर अकोमोडेशन क्या होता है। सो द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, लेंस की वो एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, इसको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन, ठीक। अब कहां से कहां तक चेंज कर सकता है और कैसे चेंज करेगा, इसको इस टॉपिक में हमें समझना है। कर्वेचर मॉडिफिकेशन कैसे होगी, तो दिस इज अचीव्ड बाय सीलियरी मसल्स। अब अगर अपन देखेंगे तो ये जो मसल्स हैं इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, इस मसल्स को हम सीलियरी मसल्स बोलते हैं, और इस सीलियरी मसल्स के कारण ये जो बीच की क्रिस्टलाइन मसल है, जो लेंस है, या तो ये खिंचा सकती है या तो ये दब सकती है, ठीक। अगर ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, आई लेंस इस तरीके की हो जाएगी, और अगर ये इसको कंप्रेस करेंगी, दबाएंगी, तो ये आई लेंस छोटी और मोटी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। मतलब अगर यहां पर जो सीलियरी मसल्स हैं, ठीक है, ये रिलैक्स्ड मोड में रहेंगी तो ये लंबा हो जाएगा, और अगर ये इसको कंप्रेस करेंगी, ठीक है, धागे लंबे हो गए और दबाने की कोशिश कर रहे हैं इनवर्ड्स, तो क्या होगा, लेंस छोटा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम समझें
तो मसल रिलैक्सेशन, लेंस जो है वो पतली हो जाती है जब भी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और इसके कारण होता क्या है कि इसके कारण फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़े हुए फोकल लेंथ से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस छोटी हो जाती है और साथ में फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो लेंस जो है वो थिकर हो जाती है और छोटी भी हो जाएगी साथ में, और मोटी भी हो जाएगी, जिसके कारण फोकल लेंथ कम हो जाएगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आई एकदम क्लियरली देख सकती है, ठीक है, वो सबसे पास के डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है, तो फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। तो हमारी आई कहां से कहां तक क्लियर देख सकती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक हमारी आई क्लियरली देख सकती है। अब समझते हैं, हमने सबसे पहले समझा कि आंख के अलग अलग एलिमेंट्स क्या थे, क्या क्या उसके पार्ट्स थे, फिर हमने समझा कि आंख वर्क कैसे करती है, और फिर हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में समझा। अब समझते हैं कि आंखें दो क्या हैं, या ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक आंख है और ऐसे एनिमल्स या मैमल्स जिनके पास दो आंख है। तो दो आंख होने का ऐसा क्या फायदा है, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आई। तो अगर अपन सबसे पहला एडवांटेज देखें तो वाइडर फील्ड हो जाती है। मतलब अगर आप एक आंख से देखते ना, ठीक है, तो आपको ये व्यू अगर मिलता, तो अगर आप दोनों आंख से देखोगे तो ऐसा दो साइड से व्यू मिलेगा। ठीक, अगर ये एक एंगल 150 डिग्री हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये है एक एंगल, ये है 150 डिग्री, और ये है दूसरी आई का फिर ये वाला 150 डिग्री, तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा एंगल बनेगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अगला, इनहैंस्ड डिटेक्शन। इसके कारण होगा क्या कि ऑब्जेक्ट धुंधले दिखाई नहीं देंगे। अगर हम दो आईज से देख रहे हैं तो उससे ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डेप्थ परसेप्शन, जब भी आप दो आंखों की मदद से देखते हो आप चीजों को 3D व्यू में इमेजिन समझ पाते हो, जबकि अगर आप सिर्फ एक आंख से देखोगे तो आपको चीजें फ्लैट नजर आएंगी। अगला, आई पोजिशनिंग की अगर अपन बात करें तो अगर प्रे एनिमल्स जो होते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू उनको मिलता है, और ह्यूमंस में अगर अपन बोलें तो फ्रंट फेसिंग आईज होती हैं, ताकि अपन ऑब्जेक्ट को परसेप्शन, मतलब ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन करेंगे वो बहुत ज्यादा बेटर हो पाए, ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से ज्यादा डेप्थ में हम समझ पाए। इसीलिए हमारी दोनों आंखें आगे की तरफ लगी हुई होती हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे एनिमल्स में देखोगे तो उनकी आईज साइड में होती है, ठीक है, जैसे हॉर्सेस हैं, काउज हैं, उनकी आंखें साइड में होती हैं। ऐसा इसलिए होते हैं ताकि उनको एक वाइडर एंगल मिल पाए, ज्यादा दूर तक चारों साइड वो देख पाए, तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। विजन क्या है वो तो समझ गए, ठीक, आंख कैसे वर्क करेगी, क्या होगा, इन सारी चीजों को समझ गए ना। अब आगे देखते हैं और ये समझते हैं कि इसमें किस किस तरीके का डिफेक्ट आ सकता है। तो चार तरीके के डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। सेकेंड जो है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। थर्ड जो है दैट इज प्रेसबायोपिया, और फोर्थ जो है दैट इज कैटरैक्ट। तो ये जो है ये चार तरीके के डिफेक्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये सारे के सारे डिफेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक वन शॉट वीडियो है, इसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पास का ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। अब होता क्या है इस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई अगर अपन देखेंगे तो कायदे से अगर अपन देखें तो फार पॉइंट कहां होता है, इंफिनिटी पे। ठीक है, अब होता क्या है भैया, ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो फार पॉइंट पहले इंफिनिटी पे था वो अब कुछ मीटर्स दूर स्विच हो चुका होगा, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर दूर स्विच हो चुका होगा। मतलब मान लो मेरी आंख की जो फार पॉइंट है वो 6 मीटर पे शिफ्ट हो गई, तो अब क्या होगा कि मैं इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर रेंज तक है तो उसको मैं बिना एक अलग से चश्मा लगाए या बिना स्पेक्स लगाए भी मैं उसको क्लियरली
देख सकता हूं। तो जो अब मेरी आंख का नया फार पॉइंट हो गया वो यहां पर प्लॉट किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। अब अगर मैं फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई में देखूंगा तो देखिए ये वो पॉइंट है जो कि अब मायोपिक आई का नया फार पॉइंट बन चुका है। कायदे से फार पॉइंट कहां होता है, इंफिनिटी पे, लेकिन अब फार पॉइंट कहां आ चुका है, यहां पर ओ से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ होगा तो इसकी इमेज जो है वो इस लेंस से पास होकर के, आई लेंस से पास होकर के सीधा रेटिना पे बनेगी। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट इस ओ पर या इससे पास है तो मुझे किसी भी तरह के करेक्शन की या स्पेक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सेकेंड इमेज देखते हैं। सेकेंड इमेज क्या बोलता है, मायोपिक आई एक्चुअली है कैसी। तो अगर अपन देखें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो ये तो मायोपिक आई है ना भाई। अब क्योंकि ये मायोपिक आई है तो इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की ये सही इमेज नहीं बना पाएगी। लाइट इंफिनिटी से आएगी, इस पर टकराएगी और जो इमेज बनेगी वो रेटिना से पहले बन जाएगी। अब क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन गई है इसीलिए क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी क्लियर इमेज, क्योंकि हमारे लिए जो स्क्रीन था वो रेटिना था और रेटिना में ऐसे सेंसेस लगे हुए थे जो वहां से इमेज को डिटेक्ट करके ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन तक ले जाते। बट अब हमको सही से इमेज ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जा रही है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, देखो यहां पर इमेज बन गई, इसको अगर थोड़ा सा डाइवर्ज करोगे, डाइवर्ज करना मतलब फैलाना और कन्वर्ज करना मतलब अंदर की तरफ करना, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा डाइवर्ज करोगे तो ये पीछे जाकर के यहां मिल जाएगी। मतलब अगर इसको थोड़ा सा फैला दिया जाए तो ये पीछे जाकर के यहां मिल जाएगी, तो इमेज सही हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए आपके पास दो लेंसेस हैं, एक है कॉनकेव लेंस और एक है कॉन्वेक्स लेंस। तो फैला देने वाली, लाइट को फैला देने वाली लेंस कौन सी है, तो जो कॉनकेव लेंस होती है वो लाइट को फैला देती है। ठीक, तो अब क्या हुआ देखो, ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से लाइट आई। ठीक, लाइट को हमने एक कॉनकेव लेंस से पास किया, कॉनकेव लेंस से पास होने के कारण क्या हुआ, लाइट सीधा जाने की लगा थोड़ा सा डेविएट कर गई, थोड़ा सा फैल गई, ऐसा सीधा नहीं जा रही है, अब थोड़ा सा फैल गई। और अब जब इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है ह्यूमन आई से तो जाकर के इमेज डायरेक्टली रेटिना पर बन रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट था वो एक तरह से वर्चुअली हमारे नए पॉइंट तक शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, जो नया फार पॉइंट था उस नए फार पॉइंट तक ये स्विच हो चुका है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट वाली इमेज ये बता रही है कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कितना है। सेकेंड वाली इमेज ये बता रही है कि अगर एक्चुअली इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां बन जाएगी। और थर्ड वाला जो इमेज है वो ये बता रहा है कि अगर एक्चुअली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो भी उसकी क्लियर इमेज कैसे बनाएंगे, तो एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे जिसके कारण ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि मायोपिया क्या है। मायोपिया का एक और नाम है नियर साइटेडनेस, एक ऐसी कंडीशन जहां पर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखाई देते हैं। फार पॉइंट होता क्या है, ठीक, क्लोजर देन इंफिनिटी क्लियर विजन इज लिमिटेड टू फ्यू मीटर्स। ठीक, मतलब कायदे से नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी है लेकिन इस डिफेक्टिव आई के लिए अब इंफिनिटी नहीं है, कुछ मीटर्स दूर तक फार पॉइंट शिफ्ट हो चुका है। इमेज फॉर्मेशन की अगर अपन बताएं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेजेस फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर रखा होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना से पहले बन जाएगी। कॉजेस क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या तो आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा या तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, मतलब मान लो आई बॉल ऐसी होनी चाहिए और ऐसा होने के लिए आई बॉल जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, क्या हुआ, आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आई बॉल के लंबा होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण या फिर एक्सेसिव कर्वेचर के कारण ये चीज हो सकती है। और इसका करेक्टिव मेजर क्या है कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करो जिससे आप लाइट को डाइवर्ज कर सकते हो और इमेज जो है वो वापस रेटिना पर बनने लगेगी। ऐसे लोग जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, उनको नेगेटिव पावर वाला चश्मा लगता है।
ठीक है, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो इसके कारण जो उसका पावर भी आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, तो उनके चश्मे का नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट करेक्शन कौन सा है। तो नेक्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि दूर का ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अगर अपन सबसे पहला देखें तो नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई जो है, इस चीज को समझते हैं। अब एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये जो नियर पॉइंट है ये थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया होगा, लेट अस अज्यूम 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जो नया पॉइंट है जहां पे अभी भी आंख क्लियर इमेज बना सकती है, इसको हम बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इससे दूर रखा होगा तो आपको कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना चश्मे के भी आप क्लियरली देख सकते हो। मतलब अगर किसी की हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, उसको रीडिंग ग्लासेस लगे हुए हैं और वो गाड़ी चलाते टाइम अगर रीडिंग ग्लासेस नहीं पहन रहा है तो कोई समस्या नहीं है, उसको पूरा क्लियरली सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक, अब समझते हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई में होगा क्या। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर ही दूर रखा हुआ है, लेकिन ये आई तो हाइपरमेट्रोपिक आई थी, मतलब इसका जो सही वाला पॉइंट है वो तो इसका नियर पॉइंट यहां शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो अब जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बन जाएगी। अब क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बन गई है तो फिर से हमको इमेज ब्लर दिखाई देने लगेगी। ठीक, अब क्या करना है, इसको पास लेके आना है। ठीक है, मतलब ये अभी ऐसे है तो इसको और अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। अंदर की तरफ शिफ्ट करना मतलब कन्वर्ज करना। तो लाइट को यहां से बेसिकली यहां तक कन्वर्ज करना है। अगर आप ये कन्वर्जिंग कर पाओ तो ये इमेज जो पीछे बन रही है ये वापस रेटिना पे बन जाएगी। ठीक, अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कारण जो है अपन इसको कन्वर्ज कर सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां से रे ऑफ लाइट गई, लेंस से टकराई, लेंस ने इसको कन्वर्ज किया, आई लेंस ने इसको फर्दर कन्वर्ज किया और अब जो इमेज बन गई वो यहां बन गई। मतलब इस पॉइंट को देखो, ये एग्जैक्टली इसके नीचे है, इसकी इमेज पहले कहां बन रही थी, यहां पर बन रही थी, अब कहां बन गई, सही जगह पर बन गई। तो क्या हो गया, इसमें करेक्शन हो गया और अब ये हाइपरमेट्रोपिक आई जो है ये क्लियर इमेज बना सकती है। ठीक, ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है कि अगर आप लेंस नहीं लगाए होते तो जो नियर पॉइंट, तो जो नया नियर पॉइंट था वो क्या होता और नया नियर पॉइंट यहां पर हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले समझते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई का एक और नाम क्या है, फार साइटेडनेस। एक ऐसी कंडीशन जब दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देता है लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाते हैं। बोलता है जो नया नियर पॉइंट आता है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर से जो दूर की जो नया नियर पॉइंट है उसके बीच की जो विजन है वो ब्लर होने लगती है। ठीक है, अगर अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो नियर बाई इमेज, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के भी पीछे बन जाती है। अगर अपन कॉजेस देखें तो अगर सफिशिएंट कर्वेचर नहीं है आई लेंस का तो ऐसा होता है, या फिर अगर आई लेंस जो है वो थोड़ी इस तरीके से दब गई है, ठीक है, फ्लैटन हो गई है, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। इसका करेक्टिव मेजर क्या है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको पॉजिटिव पावर का चश्मा लगता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसका चश्मा का पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको दूर का देखने की प्रॉब्लम आएगी कि पास की, कौन सी बीमारी होगी आपको, कौन सी डिफेक्ट आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड डिफेक्ट की तरफ। थर्ड डिफेक्ट जो है इसका नाम है प्रेस बायोपिया। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है उसकी जो आईसाइट है वो वीक होते जाती है। ठीक है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी कई बार अच्छे से नहीं देख पाता है। जैसे अगर दादाजी लोगों को देखें, ठीक है, तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में तकलीफ होती है। अब ये डिफेक्ट होती क्यों है, तो मैंने आपको बताया था कि सीलियरी मसल्स करके एक मसल्स होती हैं। ठीक है, आई लेंस को ऊपर से जोड़ करके रखने के लिए एक सीलियरी मसल्स होती है जो इसको रिलैक्स करती है और कंप्रेस करती है।
अब क्या होता है विथ एज ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं ना ये वीक हो जाती हैं, और जैसे ही ये सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं इनके कारण जो आई का फोकल लेंथ फटाफट चेंज हो जा रहा था वो अब नहीं हो पाता है, तो एक डिफेक्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसी कंडीशन जहां पर नियर पॉइंट, ठीक है, ग्रेजुअली चेंज होता है किसके साथ, एजिंग के साथ, उम्र के साथ, और इसके कारण देखना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को, या फिर डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, विदाउट करेक्टिव लेंस। अगर आपने करेक्टिव लेंसेज नहीं लगाई हैं तो ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के डिफेक्ट को अपन प्रेसबायोपिया बोलते हैं। होता क्यों है, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन में डाउट है तो पीछे जाओ, वो सीलियरी मसल्स वाले कॉन्टैक्ट को, कंसेप्ट को फिर से समझो। हो क्यों रहा है, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ठीक है, आई लेंस जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस का था, फ्लेक्सिबल था, अगर वो थोड़ा हार्ड हो जाए तो भी उसका फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसका करेक्शन क्या है, बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। बाइफोकल लेंस में जो अपर पार्ट होता है वो डिस्टेंट विजन के लिए होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो नियर बाई विजन के लिए होता है। अभी इसका एक इमेज भी देखेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो जाए। एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि आप एक सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जा सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हो, जिससे ये चीजें सही हो जाती हैं। ठीक, अब देखते हैं कि एक बाइफोकल लेंस होता कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके का लेंस होता है। इसमें ये जो ये बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पे कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई होगी, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के काम आएगा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा काम आएगा। यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगी होगी, मतलब यहां का जो पावर है वो नेगेटिव होगा, यहां का जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, और इस तरीके से एक ही लेंस में, ठीक है, मतलब एक ही स्पेक्स में दोनों ग्लासेस आ सकती हैं। और भी कई शेप में आता है, कई बार अगर आप देखे होगे तो बीच से एक कट लगा हुआ भी आता है, कई बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा सर्कल बना हुआ भी आता है। ठीक है, और आजकल तो थोड़ा और एडवांस हो गया है, ये पता भी नहीं चलता है कि ये बाइफर्केशन कहाँ किया हुआ है, इतना मिक्स्ड लेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके के लेंसेज को हम बाइफोकल लेंस बोलते हैं। फोर्थ डिफेक्ट की तरफ अगर अपन देखें तो फोर्थ डिफेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे होगे तो इसके चारों साइड जो आइरिस थी और बीच में प्यूपिल होता है, प्यूपिल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देखो प्यूपिल जो है वो कुछ डस्ट लाइक स्मोक लाइक पार्टिकल से ढक गई है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो ओपनिंग थी प्यूपिल, वो ओपनिंग थी जिसके कारण लाइट अंदर जा रही थी, अब यहाँ पर ओपनिंग ही ढक गई, तो लाइट जो है वो प्रॉपरली अंदर जा ही नहीं पाएगी, जिसके कारण इमेज नहीं बनेगा प्रॉपर्ली। सो क्लाउडिंग ऑफ द लेंसेज ड्यू टू एजिंग कॉजिंग विजन लॉस, विजन लॉस्ट हो जाएगी क्लाउडिंग ऑफ लेंस के कारण, इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, इसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, इसको क्लीन कर देते हैं जिससे वापस लाइट अंदर जाने लगती है और वापस से सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो ये था चारों डिफेक्ट जिसमें अपन ने पढ़ा नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए। अब समझते हैं कि ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म के शेप को देखते हैं। ठीक है, प्रिज्म ऊपर से और नीचे से आपको ट्रायंगुलर दिखेगा। ठीक है, और अगर आप उसके तीन फेसेस देखोगे, फ्रंट फेस, इधर से साइड फेस और इस तरफ से साइड फेस, तो वो रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब 3 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, ये मिलाकर के क्या बनता है, एक शेप बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। अब अभी हम इसको इस तरफ से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि रे ऑफ लाइट किस तरीके से आएगी और एक प्रिज्म में होगा क्या। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट सबसे पहले अंदर जाएगी। ठीक है, इस रे को मान लीजिए ये है O, ये है A, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर लाइट कायदे से आगे जाती तो लाइट कैसा जाती, ऐसा जाती, लेकिन लाइट जो है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट यहां से पास होगी। ठीक है, ये जो रे बनी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। अब अगर यहां पर आप 90 डिग्री बना दोगे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा R2।
एक्चुअली ये सेकंड फेज के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब लाइट अगर कायदे से आगे जाती तो कहाँ जाती, इस तरफ जाती, बट अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और लाइट यहाँ चली जाएगी। ठीक, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। लाइट एक्चुअली किधर से गई, ओ से होते हुए, ए से होते हुए आगे गई, ठीक, फिर बी गई और सी पे पास हो गई। अब अगर आप इस बीसी रे को पीछे की तरफ खींचोगे तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, इसको आगे खींचा, इसको पीछे खींचा, इसके बीच का जो ये वाला एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो ये चीज होती है प्रिज्म में, उसमें ये वाला जो एंगल होता है उसको अपन एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो सनलाइट है या जो व्हाइट लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस कलर्स लाइट। ठीक, तो क्या होता है जब इसके थ्रू लाइट डेविएट होती है तो लाइट अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, जब एक व्हाइट लाइट ऑफ बीम यहां से जाती है और वो एक प्रिज्म से पास होती है तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग डेविएशन शो करता है। वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है तो वो सबसे ज्यादा नीचे आता है, और रेड जो है वो सबसे कम डेविएट होता है इसलिए वो ऊपर जाता है, और यहाँ पर ये एक स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसके पॉइंट्स को समझते हैं। व्हाइट लाइट जो है ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में टूट जाती है जब भी हम उसको एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। अब अभी हमने प्रिज्म देखा था, हमने उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इमर्जेंस, इंसिडेंट रे, ये सारी चीजों को समझ लिया था। सेकंड बोलता है कलर सीक्वेंस, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, इन सारे के, और लास्ट में रेड, इन सब के फर्स्ट लेटर्स उठाओगे तो विबिग्योर बनेगा। दिस इज द कलर सीक्वेंस। यहां पर एक वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब होता है, द बैंड ऑफ द कलर्स प्रोड्यूस्ड, जो बैंड ऑफ कलर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां पर अगर अपन देखें तो ये जो बैंड ऑफ कलर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें व्हाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कलर्स, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक, तो लाइट का डिस्पर्शन होगा और बनेगा क्या, स्पेक्ट्रम। वैसे क्या रीजन है कि ऐसा होता है, तो अलग अलग कलर की जो लाइट है वो अलग अलग अमाउंट से डेविएट होती है। सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, वॉयलेट, और सबसे कम कौन डेविएट होता है, रेड, इसलिए रेड ऊपर आता है और वॉयलेट जो है वो नीचे जाता है। अब यहां पर हमको समझना है दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने सबसे पहले क्या किया, एक यहां पर प्रिज्म लिया, ठीक है, ये देखो यहां से इसने व्हाइट लाइट अंदर की तरफ इंसिडेंट कराई, और इस एक प्रिज्म से लगा हुआ उसने दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया। अब यहां से क्या हुआ देखो, सबसे पहले लाइट यहां से स्प्लिट होकर के 7 कलर्स में टूटी, यहां से जो निकला वो स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, इसी स्पेक्ट्रम को जस्ट सेम एंगल लेना है, यहां पे जो एंगल है यहां पर भी वही एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बड़े छोटे साइज का एंगल ले लोगे तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सारी की सारी लाइट वापस से जुड़ करके और जो एज अ फाइनल इमर्जेंट रे निकलेगा वो व्हाइट लाइट निकलेगा। तो आइजैक न्यूटन में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था जिसमें उसने दो प्रिज्म को इन्वर्टेड एक दूसरे से कंबाइन करके लगाया था। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो में होता क्या है, ठीक है, आप यूजुअली देखे होंगे कि सबसे पहले तो अगर सन इस तरफ है तो रेनबो हमेशा इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। रेनबो कब बनता है, रेनबो के लिए वाटर ड्रॉपलेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप झरने, वाटरफॉल्स के पास देखोगे तो रेनबो बनता है, या फिर रेनफॉल होने के बाद रेनबो बनता है। रेनबो बनता कैसे है, जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट के अंदर घुसती है तो सनलाइट थोड़ा सा डेविएट होकर थोड़ा सा स्प्लिट हो गई। यहां पर जो फिनोमिना हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में क्या होता है, लाइट टकरा के इसी मीडियम में वापस आ जाती है बाहर निकलने की जगह। ठीक है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 12th क्लास में डिटेल में दिया हुआ है। अभी हमें बस ये समझना है कि यहां पर जो फिनोमिना हो रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट निकलती है तो लाइट जो है वो अपने 7 कंपोनेंट्स में टूट जाती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लाइट आई, टूटी,
यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट की और फिर से डेविएट की, जिसके कारण स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पैदा हो गया, ठीक है, डिस्पर्शन हो गया, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गई, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक रेनबो फॉर्म कैसे होता है, तो आप लिख करके क्या होगे, जो मैं समझाया वो समझने के लिए तो ठीक था, बट आप लिख करके क्या होगे, तो नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, तो इट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन। सेकेंड पॉइंट, इसका कारण क्या है, तो जो सनलाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, किसके कारण डिस्पर्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट के कारण। डायरेक्शन क्या है, इट फॉर्म्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द सन। प्रोसेस क्या है, कैसे बनेगा, तो सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है, जिसके कारण वो बेंड हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर घुस जाती है। रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो ड्रॉपलेट के अंदर ही लाइट जो है वो गोल गोल घूमती है और वापस से रिफ्रैक्ट होकर के वो ड्रॉपलेट से बाहर हो जाती है, ठीक है। अगर अपन कुछ और ओकेशंस देखें जिसमें रेनफॉल मतलब जिसमें रेनबो बन जाता है, तो दैट इज अगर आप वाटरफॉल्स के थ्रू देखोगे, ठीक है, या फाउंटेन्स के थ्रू देखोगे, तो इनके कारण भी हमको रेनबो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझने के लिए यहां पर देखो, ये एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपने पढ़ा था ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे करके अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। अब हर एक स्फीयर में बहुत सारे गैशियस पार्टिकल हैं जो रैंडमली मूव हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इस रैंडम मूवमेंट ऑफ गैशियस पार्टिकल के कारण हेवी रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिकर होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा और समझाता हूं, इसको एक बार समझ के देखो। इमेजिन करो आपके सामने एक ट्री है, ठीक है, और आपके और ट्री के बीच में एक फायर जल रही है, उस फायर से बहुत सारा धुआं स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, फायर के ऊपर की जो स्मोक है वो बहुत हॉट होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वहां का टेम्परेचर नीचे वाले के कंपैरिजन में कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो लाइट है वो हैवी रिफ्रैक्शन सफर करेगी, और हर एक जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होने लगेगा। तो जो पीछे का पेड़ है ना वो फ्लिकर होता हुआ दिखाई देगा, वो मुझे ऐसा लगेगा वो एक जगह नहीं है, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसकी जो इमेज है वो टेढ़ी मेढ़ी होते रहेगी, ठीक है, फ्लिकर होती रहेगी। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के कारण। बिल्कुल ऐसा ही एक फिनोमिना एटमॉस्फेयर के साथ होता है। एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनसे जब लाइट पास होती है, ठीक है, चलिए एक रे ऑफ लाइट को बना करके देखते हैं, सैंपल रे ऑफ लाइट। मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहां से आई, ठीक, अब यहां से जाना तो सीधा चाहिए था, बट थोड़ा सा झुक गई, फिर थोड़ा और झुक गई, फिर थोड़ा और झुक गई, फिर थोड़ा और झुक गई, और फिर थोड़ा और झुक गई। तो देखो कायदे से जो रे ऑफ लाइट सीधी आनी चाहिए थी, वो रे ऑफ लाइट का क्या हो गई, वो टेढ़ी हो गई। अब मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा बेंडिंग शो कराई है, इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर दे रही है। अब इस फिनोमिना के ऊपर एक फिनोमिना बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता कैसे है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाता है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब एक्चुअली स्टार यहां है, ठीक, लाइट जा रही है, और हर अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होंगी, ठीक है, हर एक लेयर पे लाइट क्या हो रही है, वो बेंड होते जा रही है। अब हमारी आंख क्या समझती है कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ पाथ फॉलो करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट सीधा इमेज बनाएगी, इमेज बन गई यहां। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां है और उसकी इमेज यहां दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक सवाल आता है, इसकी इमेज यहां बनी तो हमको तो यहीं दिखाई दे रही है ना, ट्विंकल क्यों करेगा, क्योंकि इसके बीच की जो रेज है, ठीक है, इसके बीच में से जो पार्टिकल्स हैं और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है। जैसे कि वो स्मोक वाले में मैंने बताया कि वो जो ट्री है वो फ्लिकर होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो स्टार है ये भी फ्लिकर होता हुआ दिखाई देगा। तो कभी इसकी अपरेंट पोजीशन यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी। अब क्योंकि इसकी अपरेंट पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं, वहीं आसपास ही, लेकिन चेंज होती रहेगी। तो क्योंकि वो चेंज हो रही है इसलिए ऐसा लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर अगर अपन देखें तो कॉज क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है वो कारण है। स्टार्स जो हैं वो हल्का सा एक तो हायर दिखाई देते हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो फ्लक्चुएट हो रही है। और क्यों फ्लक्चुएट हो रही है, ड्यू टू चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसके कारण स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल होते हुए
दिखाई देते हैं। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन आता है या आपके एग्जाम पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली अर्थ से काफी पास हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। साथ में हम प्लैनेट्स को एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहते हैं और उसके कारण जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। फ्लिकर हो रहा है वो भी, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है हमको, तो मान लीजिए वो यहाँ का यहाँ फ्लिकर हुआ, यहाँ का यहाँ, तो सारी लाइट तो बीच बीच की ही आ गई, तो कुल मिलाकर के वो एवरेज आउट हो जाता है और वो टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्लोजर प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर प्लैनेट्स जो हैं वो क्लोजर टू अर्थ हैं एज, इसलिए वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट के जैसे अपीयर होते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है, तो लाइट फ्रॉम मेनी पॉइंट्स on the planet average out reducing the variation in the light intensity। तो प्लैनेट्स के अलग अलग पॉइंट से जो लाइट आ रही है वो पूरी की पूरी एवरेज आउट हो जाती है और उनके फ्लिकर का जो नेट रिजल्ट आता है वो टिमटिमाता हुआ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट पर प्लेस्ड है। इसीलिए प्लैनेट्स जो हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सनराइज से पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है और सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये 2-3 मिनट का फिनोमिना है। मतलब सूरज उगने से 2-3 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है और डूबने के 2-3 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक, अब वापस से सेम फिनोमिना है। ये है हॉरिजन, ठीक है, ये इस आंख, लड़के की आंख से सीधी लाइन जो निकल रही है इसको बोलते हैं हॉरिजन। इस लड़के के अकॉर्डिंग जब सन इसके नीचे चले जाएगा, ठीक है, हॉरिजन से नीचे सन आ गया तो सनसेट हो गया, हॉरिजन से ऊपर चले गया तो सनराइज हो गया। ठीक है, मतलब उसको सूरज दिखाई दे रहा है। अब सन एक्चुअली हॉरिजन के नीचे, ठीक, लेकिन यहां से जो लाइट जा रही है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन फेस करेगी और वो इसकी आंख तक चले जाएगी। ये लड़का ये इमेजिन करेगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के कारण सन ऊपर है। अब इसका सन कहां शिफ्ट हो गया? हॉरिजन के ऊपर। अब क्योंकि हॉरिजन के ऊपर वो शिफ्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग सनराइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो सनराइज है वो जल्दी हो जाता है और सनसेट जो है वो डिले हो जाता है। ये होता क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एक बार इसका थ्योरेटिकल आंसर देख लेते हैं। इफेक्ट क्या है? जो सन है वो 2 मिनट लगभग सनराइज जल्दी हो जाता है उसका, और सनसेट जो है वो होने के बाद भी 2 मिनट तक लगभग सन दिखाई देते रहता है। ठीक है, ये हमारा फिनोमिना है। हो क्यों रहा है? फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट है वो सनलाइट बेंड हो रही है, ऑल्टरिंग द अपरेंट टाइमिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। इसके कारण जो सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो ऑल्टर हो जा रहा है, वो थोड़ा बदल जा रहा है, 2-3 मिनट आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक, एडिशनली अगर आप देखोगे तो अब अगर जो सन है एक्चुअली उसका शेप राउंड है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखे होगे तो जब सनसेट होता है तो सन थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। ठीक है, अभी गूगल करके देखना इमेजेस, आपको जो सन है उसकी इमेज हल्की सी डिस्क शेप, हल्का सा चपटा दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? वो भी इसी फिनोमेना के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर हो जाना मतलब फैल जाना। किसी भी चीज के फैल जाने को हम क्या बोलते हैं? स्कैटर हो जाना। तो अब समझते हैं ये लाइट स्कैटर कैसे होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट मतलब यहां से लाइट आ रही है और यहां बीच में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल से ये लाइट टकराई। जब ये लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट चारों तरफ फैल जाएगी। लाइट अब इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब साइड जा रही है लाइट। ठीक है, तो लाइट का एक पार्ट फैल गया और बाकी बची हुई लाइट जो है वो अब आगे जा रही है। तो क्या लाइट अभी भी आगे जा रही है? बिल्कुल जा रही है, लेकिन लाइट का एक पार्ट जो है वो फैल गया। अब सवाल उठता है कौन सा पार्ट फैलेगा, कौन सा पार्ट आगे जाएगा? तो लाइट जो है वो अलग अलग कलर की लाइट से मिलकर बनती है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज से मैच हो रहा होगा वो वाली लाइट फैल जाएगी चारों तरफ और बची हुई जो लाइट है वो आगे चली जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जब भी लाइट स्कैटर होगी, मान लीजिए यहां पर एक बंदा खड़ा है, तो ये लाइट आएगी और इसकी आंख तक पहुंचेगी। इस लाइट के इस इंसान की आंख तक पहुंचने से उसको ये समझ में आएगा कि लाइट यहां से पास हुई थी, तभी ये इस पार्टिकल से टकरा के इसके पास पहुंची होगी। तो इसके कारण लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि अगर घर पे हवन हो रहा हो, ठीक है, तो देखना खिड़की से जो धूप आ रही होती है उसका पाथ एकदम विजिबल हो जाता है, बहुत प्यारा दिखता है वो। तो वो क्यों होता है?
ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में। ठीक है, बुक में इस तरीके का एक सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप को समझते हैं। यहां पर क्या किया है, एस पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखे हैं, यहां पर एक लेंस लगा दिए हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऐसा इसलिए लगाए हैं ताकि इस रे ऑफ लाइट को पैरेलल बना दे। उसको इस एक सोल्यूशन से पास करेंगे, यहां पर एक कार्डबोर्ड लगा देंगे जिससे एक सर्कुलर होल कट कर देंगे, तो कुछ लाइट यहां से पास होगी, उसको फिर से कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे और वो एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, पहले इस सेटअप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसके ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा। एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें ये चीज आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो जो बीकर दिया हुआ था उस बीकर में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, आपको 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेना है और उसको 2 लीटर साफ पानी में ऐड करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को 2 लीटर पानी में आपको ऐड करना है। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 1-2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सोडियम थायोसल्फेट को 2 लीटर साफ पानी में डाल लिए। सेकंड स्टेप में 2-3 ml उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लिए। ठीक, अब ये जो सोल्यूशन है, ये सोर्स ऑफ लाइट कन्वर्ज हुई, पैरेलल हो गई, इस सोल्यूशन से पास हुआ। सोल्यूशन में क्या क्या था वो अभी मैंने बता दिया। यहां से इस कार्डबोर्ड से पास हुआ, कुछ लाइट इसमें से पास हुई, उसको वापस कन्वर्ज कराया इस पॉइंट से लेके। अब यहां पर क्या होगा, थोड़े समय बाद सल्फर के पार्टिकल प्रेसिपिटेट होना शुरू होंगे। ठीक है, जैसे ही एसिड के साथ सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन शुरू होगा, सल्फर प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा और उस सल्फर से जब लाइट जाकर के टकराएगी तो वो जो पार्टिकल का साइज है वो ब्लू लाइट के वेवलेंथ से मैच करता है। तो क्या होगा, ब्लू लाइट चारों साइड स्कैटर हो जाएगी। तो अब अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे या बैक से देखोगे या ऊपर से देखोगे, ठीक है, ऊपर या नीचे से देखोगे, ठीक है, आप सारी साइड से देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। सोल्यूशन, वो जो लाइट था वो ब्लू कलर एमिट कर रहा है। तो वो ब्लू कलर क्यों एमिट कर रहा है, वो ब्लू कलर इसलिए एमिट कर रहा है क्योंकि जो लाइट पास हो रही है उसके पार्टिकल्स सल्फर पार्टिकल से टकरा रहे हैं, जिसके कारण ब्लू जो है वो स्कैटर हो जा रहा है। ठीक, और ब्लू पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे तो यहां पर आपको रेड या फिर ऑरेंज कलर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ज्यादातर लाइट स्कैटर हो गई। ठीक है, तो जो लास्ट वाले थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वाले, वो सब तो स्कैटर हो गए, और जो शुरुआती वाले थे, ठीक है, रेड, ऑरेंज, ये सारे यहां से निकल करके, सोर्स ऑफ लाइट कौन सा था, व्हाइट लाइट था, यहां से निकल करके वो यहां तक पहुंच गए। इसके कारण ये जो एंड है वो रेड, येलो, ऑरेंज इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, ये एक्टिविटी क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसी के फिनोमिना पे दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेस्ड है। सबसे पहला फिनोमिना बोलता है व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। ठीक, अब आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है। अब आसमान का कलर ब्लू क्यों होगा, तो सनलाइट आएगी सन से, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के साथ वो लाइट टकराएगी, ब्लू चारों तरफ स्कैटर हो जाएगी। ठीक, और बाकी लाइट हमारी आंख तक आ जाएगी। तो सन से हमारी आंख तक कौन सी लाइट आई, रेड लाइट आई, इसलिए सन कौन से कलर का दिखाई देगा, वो एक्चुअली अगर दिन के टाइम में देखोगे तो ब्लू को छोड़ के सारी की सारी लाइट हमारी आंख तक आ गई, तो सन हमको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन आसमान में कौन सा कलर फैल गया, ब्लू कलर। अब आसमान से हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर, इसलिए आसमान कौन सा कलर का दिखाई देगा, ब्लू। ठीक, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। व्हाई इज द स्काई ब्लू, स्कैटरिंग के कारण एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैटर कर देते हैं ब्लू लाइट को एज कंपेयर टू रेड लाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लू लाइट का जो है वो वेवलेंथ कम होता है और वो स्मॉलर पार्टिकल्स से टकराते हैं, जिसके कारण ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। इसके इफेक्ट में क्या होता है, ब्लू लाइट जो है स्कैटर हो जाती है सारी डायरेक्शंस में और वो हमको ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, मतलब इस आसमान से हमारे पास कौन सी लाइट आ रही है, ब्लू आ रही है, क्योंकि आसमान में वही स्कैटर्ड है। होता क्या है, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स में जाते जाओगे, ठीक है, पहाड़ के ऊपर एकदम चढ़ते जाओगे, तो आसमान का नीलापन जो है वो थोड़ा डार्क होते जाता है, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग कम होती है, वहां पर ब्लू लाइट कम स्कैटर्ड है, इसलिए आसमान कम ब्लू दिखाई देता है। इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी सिग्नल्स हो गए, रेड लाइट सिग्नल्स हो गए,
इन सबको लाल कलर से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल कलर एटमॉस्फेयर में सबसे कम रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, अब क्योंकि वो सब सॉरी लाल कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, और क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है तो होता क्या है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है और वो हमको आसानी से दिखाई देता है। इसीलिए देखना हमेशा जो डेंजर का सिग्नल होता है वो रेड कलर से बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आसमान ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है एनसीईआरटी से, बट एक बार समझ लो, पूरा चैप्टर पढ़े हो, लास्ट टॉपिक है, आधे मिनट का भी नहीं बचा है। ठीक, अब जो लाइट सन से आ रही थी उसका, जब वो सनसेट और सनराइज का टाइम होता है ना, तो सन की डिस्टेंस अर्थ से, हमारे व्यूअर से सबसे ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो होता क्या है कि सारी की सारी लाइट आसमान में रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, स्कैटर हो जाती है। यहां पर देखो आसमान का कलर देखोगे तो अब स्काई ब्लू नहीं है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो स्काई का कलर जो है वो स्काई ब्लू नहीं होता है, बहुत उटपटांग सा कलर होता है। कई सारे कलर्स आपको देखने को उस टाइम मिल जाते हैं क्योंकि लगभग सारी लाइट जो है वो आसमान में स्कैटर हो जाती है। तो एक लाइट बच गई, कौन सी? रेड ऑरेंज टाइप की जो लाइट है सन से, अब वो हमारी आईज तक पहुंच रही है। इसीलिए सनराइज और सनसेट टाइम पे जो सन है, ठीक है, वो हमको रेडिश ऑरेंज टाइप का, येलो टाइप का दिखाई देता है। उसका मेन रीजन यही है। अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा जिसमें अपन ने थायोसल्फेट का सोल्यूशन बनाया था, तो बिल्कुल वही सेम रीजन है जिसके कारण आसमान जो है वो ब्लू नजर आ रहा है और जो एंड है वो आपको रेड ऑरेंज येलो टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।